काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सारंगनाथ महादेव मंदिर, यहाँ एक साथ 2 शिवलिंगों की पूजा होती है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव के साले सारंग ऋषि और बाबा विश्वनाथ के एक साथ दर्शन होते हैं। कुछ लोग सारनाथ को भगवान शिव का ससुराल भी कहते हैं। पौराणिक साहित्यों में असुरों और देवताओं में परम तेजस्वी भगवान शिव का ये अनोखा मंदिर सारनाथ के मुख्य स्मारकों से करीब 1 किलोमीटर दक्षिण और सारनाथ रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। सारंगनाथ का ये प्राचीन मंदिर प्राकृतिक सुंदरता के बीच करीब 30 फुट ऊंचे टीले पर स्थित है। मंदिर के मुख्य शिखर पर लगा धर्म पताका पवन आंदोलित हो बाहें पसारे दूर से ही दिखाई देता है। इसके गर्भगृह में एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग एक साथ प्रतिस्थापित हैं। यहाँ के लोगों का दावा है कि 2 शिवलिंगों वाला ये शिवालय उत्तर भारत का एकमात्र शिवालय है। मंदिर की प्राचीनता और महत्ता के विषय में यहाँ के मुख्य पुजारी एक दंत कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती के भाई सारंगनाथ धन संपदा लेकर उनसे मिलने काशी आ रहे थे। वो काशी से कुछ दूर स्थित सारनाथ पहुँचे ही थे कि उन्होंने देखा कि पूरी काशी ही सोने की तरह चमक रही है। ये देख उन्हें अपनी गलती का बोध हुआ और वो वहीं तपस्या में लीन हो गए। जब इसका भान भगवान शिव को हुआ तो वो मृगदाव पहुँचे। तपस्यारत ऋषि सारंगनाथ से भगवान शिव ने कहा, व्यर्थ की व्यथा छोड़ो। प्रत्येक भाई अपनी बहन की सुख समृद्धि चाहता है। भाई होने के नाते तुम भी अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे, कुछ वर मांग लो। इस पर ऋषि सारंग ने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ सदैव रहें। सारंग ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने साले सारंग से काशी चलने का अनुरोध किया, लेकिन ऋषि सारंग ने साथ जाने से ये कहते हुए मना कर दिया कि ये जगह बहुत ही रमणीय है। इसके बाद महादेव ने कहा कि भविष्य में तुम सारंगनाथ महादेव के नाम से पूजे जाओगे और ये स्थान सारंग वन के नाम से जाना जाएगा। यही सारंग वन कालांतर में सारनाथ के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, ये स्थल हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म का संगम भी है। इसे शिव का ससुराल भी कहते हैं। सारंगनाथ मंदिर को पौराणिक कथाओं के अनुसार सारंग ऋषि की भक्ति से प्रसन्न बाबा विश्वनाथ यहाँ अपने साले के साथ सोमनाथ के रूप में विराजमान हैं। अनिल कुमार पांडे, यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ पर पिताजी पुजारी हैं, हम रहते हैं यहाँ। अच्छा, तो सर ये जो तालाब है सामने, तो इस तालाब का क्या इतिहास रहा है? तालाब का और सुंदरीकरण हुआ है। सुंदरीकरण हुआ है। तो किसने इसका सुंदरीकरण करवाया है? इसी काल में हुआ था। 2 करोड़ 56 लाख में बना है। 2 करोड़ 56 लाख रुपए फंड आए थे इसको बनाने के लिए, और यही सुंदरीकरण हुआ है इस तालाब का। अच्छा, एको मशीनों नहीं गड़ी इसमें। तो क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? और उसमें कम से कम ट्यूबवेल का व्यवस्था होना चाहिए ना पानी के लिए। अच्छा, तो इसका ठेका कौन लिया था बनाने के लिए सुंदरीकरण? सर अपना नाम बताइए। मैं श्याम सुंदर दीक्षित। और आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं सारंगनाथ जी का पुजारी हूँ। अच्छा, तो सर आप बताइए कि इस मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और इसके सुंदरीकरण के लिए सरकार से क्या चाहते हैं? बगल से मंदिर देखते हैं, मंदिर टूट रहा है धीरे धीरे। देखिए, बड़े बड़े मंदिरों में क्या है, चमक धमक ज़्यादा है। इनकी सब लोग नेता हैं, मंत्री हैं, बीजेपी सरकार है, जो भी सरकार बनती है बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के दर्शन करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनमें ये क्या कमी है देखते। यहाँ आज तक कोई भी मंत्री कोई भी नहीं आया, यहाँ कोई भी पार्टी, और जो भी आता भी है तो कह जाता है कि हाँ बनाएंगे, लेकिन सुना किसी ने नहीं। बाबा जी, इस मंदिर के क्या महत्व है? 2 शिवलिंग एक साथ इस मंदिर में विराजमान है, तो कैसे, कौन बाबा शिव जी का है और कौन सारंगनाथ मंदिर का? ये देखिए, सारंगनाथ जी के दरबार में ये एक ही अर्घे में 2 शिवलिंग है, और ये जो आगे वाले हैं वो सारंगनाथ जी हैं स्वयंभू, जो अपने से निकले हुए हैं, इनकी स्थापना नहीं किया गया है। और ये जो है भगवान शिव के सगे साले कहे जाते हैं, सती के भाई दक्ष प्रजापति के पुत्र। इनका विशेष यहाँ का क्या है मिष्ठान, जो भोजन बाबा को
प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, विशेष क्या है? इनके विशेष वही भांग ठंडई और गोंद की लड्डू है। गोंद के लड्डू हाँ, गोंद का लड्डू जो होता ये विशेष प्रसाद है बाबा? विशेष प्रसाद में फारगनाथ जी का गोंद का लड्डू ही विशेष प्रसाद है। वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत स्थित सरैया में पार्षद हाजी ओकास अंसारी के प्रयास से अमरपुर बतलोइया में गरीब असहाय लोगों में कंबल वितरण किया गया। जलालीपुरा पुराना पुल के सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद लोगों को इस कड़ाके की ठंड में कंबल वितरण बुनकर बिरादराना तंजीम 14 के सरदार हाजी मकबूल हसन के हाथों किया गया। इस मौके पर सरदार मकबूल हसन ने कहा कि आज हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि इस कड़ाके की ठंड में हम सब गरीब और जरूरतमंदों की मदद कर सकें। मैं हाजी ओकास अंसारी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनके प्रयास से ही और अन्य लोगों की मदद से आज हमने 100 जरूरतमंदों को इस कड़ाके की ठंड में कंबल वितरण किया है। मैं हाजी ओकास अंसारी पार्षद। ये किस लिए प्रोग्राम करें, क्या है? आज हम लोगों ने सरैया, बटलुइया, जलालीपुरा, पुराना पुल, इन तमाम जो तिराहा है, यहाँ वरना नदी के तिराहा है, जो काफ़ी ठंड का एरिया है, और इस कड़ाके की ठंड में लोगों की मदद से एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने यहाँ किया है, जिसमें 100 लोगों को कंबल हमारे बुनकर बिरादराना तंजीम 14 के सरदार आली जनाब सरदार मकबूल हसन साहब के हाथों से वितरण किया गया। अपना नाम पता बताएं। मैं सरदार मकबूल हसन बुनकर पंचायत 14 के अध्यक्ष हूँ। ये किस तरह कार्यक्रम कर रहे, क्या वजह से यहाँ पे आज कर रहे हैं? नहीं, कार्यक्रम कोई नहीं है, ये तो एक सर्दी का दिन है, जो गरीब आदमी है जिनको कंबल ओढ़ने का नहीं है, तो इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, लोगों से कुछ चंदा वगैरह करके कंबल को इकट्ठा करते हैं और गरीबों को बांटते हैं, और कुछ कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाता है ताकि वो जाके गरीबों को बांटे। और हम रात में भी घूम के पटरी पर सोने वालों को भी कंबल बांटते हैं, हमारे कार्यकर्ता बांटते हैं। तो हम लोग इस सर्दी की वजह से ही बांटते हैं, ये कोई वो नहीं है, कोई प्रचार या प्रसार के लिए इसको नहीं बांटा जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कैंट रोडवेज का है, जहां चौकी इंचार्ज और सिगरा थाना अध्यक्ष की मिली भगत के कारण एक दिव्यांग कुलदीप कुमार का रोडवेज पर कैंटीन अलॉट हो चुका है। उसके बावजूद भी उसे खोलने नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित हर जगह पत्र देकर हार चुका है। रोडवेज चौकी इंचार्ज और सिगरा थाना अध्यक्ष के मिली भगत के कारण दिव्यांग कुलदीप कुमार को रोडवेज बस अड्डा की कैंटीन अलॉट होने के बावजूद भी नहीं खोलने दिया जा रहा है। कुलदीप कुमार ने कहा कि मैं सभी जगह प्रार्थना पत्र और बात करके हार चुका हूं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने वाराणसी के सांसद के द्वारा इतना जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण आत्मनिर्भर बनने का सारांश गलत होते साबित हो रहा है। कुमार है, मैं बेटावर बछाव का रहने वाला हूँ। मेरे को आप मतलब क्या करते हैं, क्या समस्या है? मेरी समस्या सर ये है कि मेरा यहाँ देखिए दिव्यांग स्टॉल है मेरा, जो कि जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा उद्घाटन करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेरे को संचालित करने के लिए दिया गया है, आत्मनिर्भर बनने के लिए। और मेरा सब कुछ कागजाती कार्रवाई सब पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ कुछ दबंग है जो कि मेरे को ताला बंद कर दिए हैं और मेरे को खोलने नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुमको बहुत मार के एकदम खराब कर देंगे, तुम दिखना मत यहाँ पे। जी महोदय जी, पुलिस को सूचना उसने दिया है? मैंने सबको गुहार लगाई है, सबको लेटर लिखा है, लेकिन मेरे को कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। मैं किसके पास जाऊँ, मैं परेशान हूँ। बोल रहे हैं कि कोई जवाब, अधिकारियों द्वारा मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कोई मदद नहीं मिल रही। जो दबंग है उनका राजकुमार जायसवाल नाम है, जो कि ताला बंद किए हैं। बोल क्या रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी दुकान नहीं है, ये तुम्हारा दुकान नहीं है, ये संस्था की दुकान है। संस्था हमको बोली ताला बंद करनी है, तुम जाओ संस्था से बात करो तभी खुलेगा, नहीं तो तुमको मैं मार के खराब कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा, तुम यहाँ दिखना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान भवन में बाल विकास एवं पुष्टाहार विद्या भारती के साथ मिलकर 3 दिवसीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री स्वाति सिंह रही मौजूद।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम BHU के वाणिज्य संकाय में आयोजित किया, जिसमें 320 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं 75 सुपरवाइजर ने हिस्सा लिया है। नई शिक्षा नीति के तहत किस तरह बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए, इन सभी बातों को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण लेंगे कि वो पढ़ाई खेल के साथ साथ बच्चों को किस तरह और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। भारती पूर्व उत्तर प्रदेश के प्रमुख श्री विजय कुमार उपाध्याय जी, श्री हेमचंद्र जी संगठन मंत्री, डॉक्टर राम मनोहर जी संगठन मंत्री काशी, श्री उपाध्यक्ष विद्या भारती कंचन सिंह और मेरे साथ आई हुई किरण बालाजी और श्री विजय अग्रवाल जी, ये दोनों को मैं नाम इस वजह से देती हूँ कि आपने जो टेबल देखे हैं कलरफुल, जो ये लोगों ने दिए आपके लिए, DM श्री कौशल राज जी, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, सभी हमारी कार्यकर्ता बहने, सुपरवाइजर्स द्वारा ये पूरा आयोजन हुआ और हमारे DM और उसकी पूरी टीम शायद पिछले 3 महीने से लगे। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि प्रेरणा तो ऊपर से मिली है, प्रधानमंत्री जी से। पूरी आंगनवाड़ी को पूरा करके तुरंत ये निकालोगे, जिसको इंटरेस्ट है वो निकालेगा कि क्या लिखा है, कौन से पेज पर क्या है, मैथ्स में क्या है, स्टोरी क्या है, ये सब आप तुरंत निकालोगे। या तो कई ऐसे भी होंगे कि जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे इसमें से निकालेंगे और पत्ते घुमाने लगेंगे क्या 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 क्या। तो मान लीजिए कि आप किस तरह से कार्यक्रम रहा है, क्या कुछ बताया गया हमें? आज से आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मेरे आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, CDPOs हैं, उनका विद्या भारती के सहयोग से और माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन से हम लोगों ने आज एक प्रशिक्षण शिविर जो 3 दिन चलेगा उसका आयोजन किया है कि किस तरीके से जो नई शिक्षा नीति है उसमें जिस तरीके से काम होना है आंगनवाड़ी के स्तर पर, बच्चों को जो जिस तरीके से शिक्षित करना है, उन चीज़ों का पूरा प्रारूप तैयार करके और उसका शिविर आज 3 दिन के लिए हम लोगों ने लगाया है। मैम, जिस तरह से राज्यपाल मैडम ने गुजरात की बात कही और वहाँ के आशा आंगनवाड़ी वर्कर की प्रोत्साहन की बात कही, तो क्या यूपी में भी इस तरह का कुछ चलाया जाएगा जिससे प्रोत्साहन और मिले? देखिए, ये पॉलिसी मैटर्स हैं, लेकिन जो अगर किसी भी प्रदेश में कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूंकि ये पॉलिसी मैटर है और हमें उन सारी चीज़ों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बहुत है, तो उन सारी चीज़ों को कंसीडर करके तभी किसी पॉलिसी के विषय में हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोरोना काल के समय से बंद छात्रावास को खोलने के लिए उदय प्रताप कॉलेज के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था और प्रधानाचार्य महोदय को ज्ञापन भी दिया था, पर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होने से आज फिर छात्रों ने उदय प्रताप कॉलेज के सचिव को पत्र दिया और कहा यदि छात्रावास को नहीं खोला गया तो हम विवश होकर आंदोलन करेंगे। उदय प्रताप कॉलेज के छात्रावास को खोलने के लिए छात्रों ने प्रधानाचार्य को ज्ञापन दिया था और कहा था कि छात्रावास नहीं खुलने से दूर रह रहे बच्चों को समय से कक्षा में उपस्थित होने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द छात्रावास को खोल दिया जाए, पर छात्रों के आवेदन पर भी प्रधानाचार्य ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे छात्रों ने एक बार फिर से विद्यालय के सचिव को पत्र देते हुए कहा कि यदि छात्रावास को नहीं खोला गया तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मेरा नाम समीर सिंह विशाल है, छात्र उदय प्रताप कॉलेज। समीर जी, आज किन समस्याओं को लेकर के आपने ज्ञापन सौंपा और किसको सौंपा है? आज हम लोग संयुक्त सचिव को और इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रमेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन छात्रावास खोलने के संदर्भ में सौंपा। इससे पहले हम लोग ज्ञापन उदय प्रताप महाविद्यालय के प्राचार्य जी को सौंपे थे, जिन पर उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। इसीलिए हम लोग मजबूरन इनके पास आए और इनके पास हमने अल्टीमेटम दिया कि यदि 6 दिन के भीतर 6 दिन के ये कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो हम लोग धरने के बाध्य होंगे। और इन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द मीटिंग लूंगा और जल्द से जल्द छात्रावास खोलने का प्रयास करूंगा। ठीक। सेवापुरी स्थानीय थाना क्षेत्र के कपसिटी चौराहे पर ट्रक की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया। कपसेठी चौराहे पर बहुत दिनों से विमला देवी नाम की एक महिला घुमा करती थी। बताया जा रहा है कि कपसेठी चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ जाने से विमला देवी नाम की महिला घायल हो गई है और घायल महिला को पुलिस की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवापुरी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जहां वृद्धा का उपचार चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि वृद्धा को धक्का लगने के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर कपसेठी थाने में भागकर चला गया, जिसे पुलिस ने थाने में ही बैठा लिया और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत दुर्गा कुंड पर नव वर्ष के प्रथम रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह 2021 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनिल कुमार यादव ने कहा कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी लक्ष्मी कुंड महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह 2021 वैश्विक महामारी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सार्वजनिक स्थान लक्ष्मी कुंड तालाब से स्थानांतरित होकर प्राइवेट स्थान संजय शिक्षा निकेतन दुर्गा कुंड कबीर नगर में संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर गीता कुमारी, विशिष्ट अतिथि सतनाम सिंह धुन्ना रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य त्रिपाठी के मंगलाचरण से हुआ। तत्पश्चात मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का स्वागत सम्मान कार्यक्रम संयोजक अनुराग दास द्वारा किया गया। उसके बाद संस्था द्वारा शान ए बनारस का सम्मान बनारस के विभिन्न सामाजिक व शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को दिया गया। मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। अनिल जी, आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम है और क्यों किया जा रहा है? आज लक्ष्मी स्पोर्टिंग क्लब की ओर से प्रतिवर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। यह 9 वर्ष के प्रथम रविवार को आयोजित होता है। मूल रूप से इसका स्थान लक्ष्मी कुंड पर ही था, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इसको आज यहाँ कबीर नगर में संचालित किया जा रहा है। ये कितने सालों से फिर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? यह 9वां वर्ष है और इसमें काशीवासियों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हुए उस पर आगे अपना काम करें, जैसे सेवा के कार्य में या शिक्षा के में या फिर देश सेवा में, जिस प्रकार से जिस भी फील्ड में वो काम करते हैं उसमें वो उच्च स्तर का काम कर सके, उनके प्रेरणा के लिए यह आयोजन किया जाता है। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत 80 घाट से लेकर राजघाट तक सामाजिक संस्था SRB फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंद लोगों में कंबल और कपड़े का वितरण किया गया। SRB फाउंडेशन के सदस्य सत्येंद्र पांडे ने कहा कि मेरी ये संस्था सन 2015 से ही सामाजिक कार्यों के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी संस्था हर वर्ष जरूरतमंदों को कंबल, जरूरी कपड़ा, बिस्किट इत्यादि और कुछ सूखा राशन हर साल जनवरी में बांटने का कार्य करती रहती है। SRB फाउंडेशन नशा मुक्ति और सामाजिक कार्यों को लेकर भी लगातार कार्य कर रही है। आज हम लोगों ने लगभग 200 कंबल और बिस्किट तथा कुछ गर्म कपड़े भी जरूरतमंद लोगों को बांटते हुए 80 घाट से लेकर राजघाट तक जाएंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम सत्येंद्र पांडे है। सत्येंद्र जी, आज यहाँ पर फिर आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? हम लोगों का SRB फाउंडेशन सन 2015 से रन कर रहा है और हम लोग असमर्थ, गरीब, असहाय जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ न कुछ हर वर्ष कार्यक्रम करते रहते हैं। वस्त्र वितरण का, खाद्य सामग्री का, नशा उन्मूलन के खिलाफ अभियान चलाने का हमारा SRB फाउंडेशन निरंतर कार्य कर रहा है। आज हम लोग, हमारी टीम अंकित पांडे, सत्यवीर, विशाल
अनुज, अंकित, जो भी लोग हैं, हमारे सारे सहयोगी सहपाठी एकत्रित हुए हैं। सभी लोगों के सौजन्य से आज हम 80 घाट से लेकर राजघाट तक ज़रूरतमंद लोगों को कंबल वितरण और खाद्य सामग्री का सामान वितरण करेंगे। क्या क्या है सामग्री? कंबल है लगभग 200 के आसपास, और हमारे पास बिस्कुट है, राशन है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को देते हुए जाएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में बहुत सी समस्याएं रहीं। सरकार की तरफ से सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा था, मगर हमारे जैसे सब फाउंडेशन वाले ज़रूरतमंद लोगों के लिए कार्य कर रहे थे। तो हम लोग का विचार हुआ कि एक नए साल में, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आज हम लोग 80 घाट से लेके पूरा राजघाट तक कंबल वितरण और खाद्य सामग्री का काम करेंगे। वाराणसी में अपराधी और शरारती तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एक वैज्ञानिक के घर में 2 महीने के अंदर तीसरी बार शरारती तत्वों द्वारा बम से हमला किया गया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। वहीं पीड़ित अपना मकान होते हुए भी किराए के घर में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सिर्फ अवांछनीय तत्वों को हटाने पर कृषि वैज्ञानिक के घर के बाहर देसी बम से हमला कर दिया गया। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक का परिवार डरा सहमा जरूर है। मामला वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरदुपुर निवासी डॉक्टर इंद्रवीर के आवास का है। इंद्रवीर कृषि अनुसंधान केंद्र राजा तालाब में तैनात हैं, जिनका आवास बिरदुपुर इलाके में है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले कृषि वैज्ञानिक के घर के बाहर कुछ अवांछनीय तत्वों ने अपशब्दों का प्रयोग किया था। इस पर डॉक्टर इंद्रवीर ने घर से बाहर निकलकर उन्हें वहां से जाने को कहा। इसी बात के जवाब में बदमाशों ने वैज्ञानिक के घर पर बम से हमला कर दिया। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि बदमाश घर के बाहर आते हैं और बम फेंक के भाग जाते हैं। घटना के बाद परिवार ने भेलूपुर थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है और अपने एवं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गुहार भी लगाई है। मामले की तस्वीरों से साफ जाहिर है कि थाना क्षेत्रों में पुलिस की गश्त कितनी मुस्तैद है। एक तरफ जहां वाराणसी के एसएसपी अपराधियों पर नकेल कस रहे हैं, तो वहीं थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मी मुहल्ले के अवांछनीय तत्वों के आगे घुटने टेक रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस घटना में मुकदमा दर्ज करते हुए अवांछनीय तत्वों की खोजबीन शुरू कर दी है। आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर इंदिवर प्रसाद है। इंदिवर जी, कल रात में आपके घर पे क्या घटना फिर हुआ था और क्यों हुआ था? जी, रात के 12 बजे हम लोग जब सो रहे थे, एक व्यक्ति नकाब पहने आया और हमारे घर के अंदर स्कूटी के नीचे एक शक्तिशाली बम बजाकर भाग गया, जिसकी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। क्योंकि हमारे साथ पहले भी ऐसी घटना हो चुकी थी, डर के मारे हमारा परिवार उठा नहीं। क्या सुनने में फिर आ रहा है वो पेट्रोल बम था? जी, वो उस बम का आइडिया तो नहीं था, लेकिन धमाका इतना शक्तिशाली था कि हमारा पूरा मकान हिल गया, सारे पड़ोसी जाग गए और हम नहीं उठे डर के मारे। और हम सुबह उठ के जब देखा सारा चीज़, तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो सुनने में फिर आ रहा है कि वायरल फिर हो रहा है कि पेट्रोल बम से फिर हमला किया गया है और आप घर भी छोड़ के जा रहे हैं। हाँ जी, ये बात सत्य है, क्योंकि ये पिछले 2 महीने में ये तीसरी घटना है और हमारा परिवार, चूँकि मैं घर में अकेला पुरुष सदस्य हूँ और बहुत भयभीत है, इसलिए हम अपना ये पर्सनल मकान छोड़ के सुंदरपुर में किराए के मकान में शिफ्ट होने जा रहे हैं। वे श्योर था कि पेट्रोल बम था और इसी से फिर आपका पुरानी रंजिश थी? जी, हमारे घर के बगल में यादव परिवार है जो काफ़ी दबंग है और लॉकडाउन में ये दुकान खोल के भीड़ जुटाते थे। हमने उस समय मना किया तो हमारे घर के सामने आके इन्होंने हमको मारा पीटा था, जिसकी पहले से ही मैं प्राथमिकी दर्ज करा चुका हूँ और बार बार ये किसी न किसी व्यक्ति को चढ़ा बढ़ाकर हमारे घर पे कुछ न कुछ कांड कराते रहते हैं। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत विशेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि विश्वेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल हर वर्ष नए साल के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करता है। हर वर्ष विशाल भंडारे में व्यवस्थित तरीके से सभी श्रद्धालुओं को बैठाकर प्रसाद ग्रहण कराया जाता था।
पर इस वर्ष कोविड-19 के चलते सभी श्रद्धालुओं को लाइन लगाकर प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। विश्वेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमने सभी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रसाद वितरण किया है। प्रतीक गुप्ता, अध्यक्ष विश्वेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल। किस तरह का यहाँ पे भंडारा चल रहा है? हर साल की बात ही 9 वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग साल के पहले रविवार को बाबा बजरंगबली का श्रृंगार और भंडारे का कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पे जागरण का प्रोग्राम होता है और बनारस के सभी व्यापारी, विश्वेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल सभी व्यापारी यहाँ एकत्रित होते हैं और एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं और शुभकामनाएं, मंगल कामनाओं के साथ आगे वर्ष बीते, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। क्या गाइडलाइन है? गाइडलाइन ये है कि हर वर्ष की बात है, हम लोग हर वर्ष बैठा के लोगों को टेबल कुर्सी पे भोज करवाते थे और भंडारा बड़ा आयोजन बहुत विस्तृत रूप से होता था। इस बार कोरोना की वजह से हम लोग लाइन लगवा के लोगों को प्रसाद वितरण का काम किए हैं। उसमें बैठाने की सुविधा और परोसने की सुविधा न रखी गई है। लोगों को सोशल डिस्टेंस से प्रसाद वितरण किया जा रहा है। लाइन बाई लाइन लोग लेते जाएँ और प्रसाद खाते जाएँ और सभी काम होता रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है कुछ? सांस्कृतिक कार्यक्रम में जागरण का कार्यक्रम होगा। उसमें अभी शाम को 5 बजे सभी गायक आएंगे। बनारस के बड़े बड़े गायक जो हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे बाबा बजरंगबली के दरबार में और वो अपने श्रद्धा सुमन सभी लोग उसमें अर्पित करते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं। कोई मुख्य अतिथि भी यहाँ पे आ रहा है? मुख्य अतिथि हम लोग के बजरंगबली हैं, बाबा बजरंगबली, और बाकी सब हम लोग जो है एक दूसरे के सब पूरक हैं। वाराणसी के चेतगंज थाना अंतर्गत पिपलानी कटरा में किराना व्यापार समिति के तत्वाधान में भव्यता के साथ शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत गणेश वंदना, स्वस्ति वाचन एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वाराणसी के चेतगंज थाना अंतर्गत पिपलानी कटरा में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि ने संस्था के अध्यक्ष मनोज पांडे और महामंत्री अशोक कसेरा, कोषाध्यक्ष संतोष जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल, मंत्री संतोष करी को पद गोपनीयता और कर्तव्यों की शपथ दिलाई। विशिष्ट अतिथि ने अन्य पदाधिकारी मुरली जायसवाल, सुनील बुचासिया, आशीष अग्रवाल, राजेश डिडवानी, अभिषेक अग्रहरी, सुदेश केशरी, श्याम केशरी, सुरेश केशरी सहित 21 कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया। महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा और महामंत्री अशोक जायसवाल एवं अन्य व्यापारिक संगठनों से आए अतिथियों का अंग वस्त्रम के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मनोज कुमार पांडे, वाराणसी किराना व्यापार समिति का अध्यक्ष हूँ और मैं अपने व्यापारियों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ। आगे भी संघर्ष मेरी जारी रहेगी। हमें अपने व्यापार मंडल में कभी कोई शिकायत नहीं मिली। हमारे सदस्य हमेशा अनुशासित थे और अनुशासित रहेंगे। हम लोगों ने सरकार के द्वारा कोई भी आज तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया गया। ये हम अपने यहाँ के सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग सरकार के विरोध में कोई काम नहीं करते हैं। आज यहाँ पे आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं। व्यापारियों के लिए क्या, किस तरह से उनके संघर्ष में आप आगे रहेंगे, किस तरह से उनके आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाएंगे? व्यापारियों के साथ मैं हमेशा रातों दिन खड़ा रहता हूँ और हमेशा उनके लिए तत्पर रहता हूँ और शासन प्रशासन स्तर पे मैं कोशिश करता हूँ कि भाई उनका हल निकल जाए और हल निकलता भी है, चाहे वो थाने हो चाहे शासन हो, कार्रवाई होती रहती। मैं अशोक कसेरा, वाराणसी किराना व्यापार समिति के महामंत्री। आज ये आयोजन जो हुआ है हमारे नवनिर्वाचित सत्र 2021-2025 5 साल के लिए हमारे पदाधिकारी जो हैं, पदाधिकारी को शपथ ग्रहण समारोह आज है, जिसमें हमारे आज के माननीय मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री माननीय नीलकंठ तिवारी जी थे और दयालु गुरु भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। आज हमारे पूरे मार्केट से, किराना मार्केट के लगभग 250 सदस्य हैं। 250 सदस्यों को बुलाया गया है और विशिष्ट सभी लोगों को जो पुरानियां हैं सभी का सम्मान किया गया है। आज हमारे बीच हमारे अध्यक्ष महानगर के श्री प्रेम मिश्रा जी हैं और महामंत्री अशोक जायसवाल जी हैं और कोषाध्यक्ष मनीष गुप्ता जी हैं। आज सभी संगठनों को, अन्य संगठनों को भी बुलाकर सभी का सम्मान किया गया है और ही बहुत ही भव्य कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक अमित पाठक के निर्देशानुसार अपराधियों की धरपकड़ के क्रम में आज क्षेत्राधिकारी कैंट की टीम ने 4 जगहों को मिलाकर कुल 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया। वाराणसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक के निर्देशानुसार अपराधियों की धरपकड़ के क्रम में क्षेत्राधिकारी कैंट की टीम ने 4 जगहों पर मिलाकर कुल 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि अब अपराधी चाहे जो भी हो बचेगा नहीं। जीरो क्राइम के तहत लगातार वाराणसी में अपराधियों के चल और अचल संपत्ति की कुर्की की जा रही है। इसी क्रम में कैंट थाना और शिवपुर थाना के अंतर्गत 3 चल और अचल संपत्ति की कुर्की की गई, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। किसके खिलाफ? जी हाँ, गैंग लीडर थे जिनके विरुद्ध रंगदारी और 419-20 जैसे संगीन अपराध दर्ज थे थाना शिवपुर और थाना कैंट में। तो 330/2020 जो कि थाना शिवपुर में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी में 14 की कार्रवाई हुई है। और ये जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है 2/333 है, जिसकी मूल्यांकन कुछ 30 लाख का कराया गया है और उसको हमने कुर्क की गई है। ये बाकी प्रॉपर्टी से मतलब एक प्रॉपर्टी है, ऐसी 3 प्रॉपर्टी और है जो आज कुर्क हो रही है। कुल कितनी होगी प्रॉपर्टी अगर बात की जाए सर? 4 प्रॉपर्टी हैं, उनकी टोटल वैल्यू अप्रॉक्स 2 करोड़। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत काल भैरव स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ में चाइनीज मांझे के बहिष्कार के लिए छात्रों ने ली शपथ। आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए विगत कई वर्षों से लोगों के जान के साथ साथ पशु पक्षियों के घायल एवं मौत का कारण बन गए जानलेवा चाइनीज मांझे के रोक पर कड़ाई से पालन करने की मांग को लेकर भैरवनाथ स्थित वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, क्लब के संरक्षक समाज सेवी विजय कपूर एवं कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर मुक्ता पांडे के नेतृत्व में हाथ में पतंग लेकर कॉलेज के परिसर में चाइना भगाओ जान बचाओ, भैया मेरी याद रखना, चाइनीज मांझे का बहिष्कार करना आदि नारों के साथ लोगों से चाइनीज मांझे से पतंग ना उड़ाने की अपील की। अपना नाम परिचय बता दें। मैं विजय कपूर। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या है? आज सुबह बनारस क्लब द्वारा यहाँ वल्लभ विद्यापीठ इंटर कॉलेज में, बालिका इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन चाइनीज मांझे के खिलाफ किया गया है। और चाइनीज मांझा इस समय बहुत ज़्यादा प्रतिदिन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चे इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि मजबूत पड़ता है और वो अपने आप को इससे दूर नहीं रख पाते। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि किसी तरह भी चाइनीज मांझा कहीं भी आ न पाए और उस पर पूरा प्रशासन ध्यान दे ताकि बच्चे और बड़े जो घायल होते हैं, पंछी घायल होते हैं, उनसे बचाव हो सके। ये घातक सिद्ध हो रहा है। अब प्रशासन ही इस पर रोक लगा सकता है। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान देने और इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। मैम अपना परिचय बता दें। मैं प्रधानाचार्य श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज। मैम एक किस प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे? हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं चाइनीज मांझे का विरोध करने के लिए, क्योंकि चाइनीज मांझा जो है वो पक्षियों के साथ साथ बहुत सारे छोटे बच्चों या हमारे युवाओं के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह मांझा सस्ते दामों में मिलता है, इसलिए हमारे भारतीय मांझे का प्रयोग न हो करके चाइनीज मांझे का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसके प्रति लोग सावधान नहीं हैं और यह मांझा जल्दी टूटता नहीं है। इस कारण जिस भी जीव जंतु या पक्षी या किसी भी के गले में अगर फंस गया या पैर में फंस गया तो वो काफी नुकसान पहुंचाता है।